तो हेलो गाइस, तो चलिए आज की क्लास से बात करते हैं। आपको बहुत ही शानदार ट्रिक्स, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स में हम लोग बात करेंगे स्टोइकोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है कि स्टोइकोमेट्री क्या है, स्टोइकोमेट्री को कैसे हम लोग बनाएंगे, इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो फटाफट सभी जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और आवाज के लिए नहीं आ रही तो आप लोग बता देंगे आवाज के लिए आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए आसान से हम लोग देखते हैं शानदार सा ट्रिक्स में स्टोइकोमेट्री। ठीक है, ध्यान देंगे। स्टोइकोमेट्री क्या है? स्टोइकोमेट्री जो वर्ड है, स्टोइकोमेट्री जो वर्ड है, ये दो वर्ड्स, ग्रीक के दो वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक के दो वर्ड से बना है, स्टाइक्योन और मेट्रॉन। ठीक है, स्टाइक्योन और मेट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। स्टाइक्योन का मतलब होता है एलिमेंट। ग्रीक लेटर में स्टाइक्योन का मतलब क्या होता है? एलिमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। ठीक है, और मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। मेट्रॉन मतलब क्या होता है? मेजर, जिसका मतलब हम लोग माप कहते हैं। यानी कि स्टोइकोमेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। क्या हो गया? मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। यानी स्टोइकोमेट्री का मतलब हो गया तत्व की माप। क्या हो गया? तत्व की माप, तत्व की माप। यानी कि तत्व की माप। तो क्या मापोगे आप एलिमेंट में? एलिमेंटों को क्या मापोगे? ये स्टोइकोमेट्री जो प्रॉब्लम्स होता है, चाहे स्टोइकोमेट्री जो कंसेप्ट है, ये किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग क्या देखते हैं? उसके क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं। उसके क्या चीज? परिणाम, उसकी मात्रा को हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, स्टोइकोमेट्री। तो स्टोइकोमेट्री को अगर हम लोग डिफिनीशन लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टोइकोमेट्री को डिफाइन करना हो तो लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी केमिकल रिएक्शंस में क्या अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच, मात्रात्मक संबंध को स्टोइकोमेट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? और मात्रात्मक संबंध को स्टोइकोमेट्री, द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन reactants and products in a chemical reaction। द स्टोइकोमेट्री क्या है कि द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन इन नॉन एज, क्या हो जाएगा? स्टोइकोमेट्री। यानी कि स्टोइकोमेट्री हम लोग में क्या पता कर सकते हैं? स्टोइकोमेट्री के हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की मात्रा क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी प्रोडक्ट की मात्रा क्या है, रिएक्टेंट का अमाउंट क्या है, रिएक्टेंट का मास क्या हो सकता है, प्रोडक्ट का मास क्या हो सकता है, कितना अमाउंट में हम लोग प्रोडक्ट लगाएंगे तो कितना अमाउंट आपका सब्सटेंस चाहिए, चाहे कितना रिएक्टेंट में आप यूज करोगे तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि ये समझे एक तरह का लेबोरेटरी कैलकुलेशन होता है कि अगर लेबोरेटरी में कोई चीज का कैलकुलेशन कर रहा है कि कितना अमाउंट में अगर हम रिएक्टेंट लगाएंगे तो कितना अमाउंट में प्रोडक्ट मिल सकता है, इसलिए इसका नाम है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। यानी कि ये क्वांटिटी को बताता है, चाहे वो मास के बेस पे हो, चाहे वो वॉल्यूम के बेस पे हो। ठीक है, मास के बेस पे बताया जा सकता है और वॉल्यूम के बेस पे। चूंकि हमने मोल कंसेप्ट आपको बताया था, तो मोल कंसेप्ट में हमने दो बातें पढ़ी थी कि मोल कंसेप्ट में दो बातें निकाली जाती है। एक किसके बेस पे? एक आपको वॉल्यूम के बेस पे और एक आपको किस चीज के बेस पे? एक आपको मास के बेस पे। ठीक उसी प्रकार स्टोइकोमेट्री में हम लोग कई तरह का रिलेशन देखते हैं। जैसे ध्यान देंगे, ये क्या है? पहले हम इसका डिफिनेशन लिख दें। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, सुना मत, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच
मात्रात्मक संबंध को क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। ये डिफिनेशन आपको याद कर लेना है, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री कहते हैं किसी केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच द रिलेशनशिप बिटवीन अब कौन सा रिलेशनशिप? तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्वांटिटिव, द क्वांटिटिव रिलेशनशिप बिटवीन reactants and products in a chemical reaction is called या is known as स्टोइकियोमेट्री। ठीक है। अब ध्यान देंगे ये किस तरह का रिलेशन दिखाता है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन से, उस केमिकल रिएक्शन से क्या होता है? रिएक्टेंट भी होता है, प्रोडक्ट भी होता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कैसा रिलेशन दिखाया जाएगा? किस बेस पे? वॉल्यूम के बेस पे, मोल के बेस पे, मास के बेस पे। कितने तरह का रिलेशन हो सकता है? पार्टिकल के बेस पे बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। तो हम एक एक करके आपको बताते हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो उसमें कितने तरह का रिलेशन हम लोग बता सकते हैं स्टोइकियोमेट्री कंसेप्ट से। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको काम देगा। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये आपको काम देगा। चलिए हो गया, ओके। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या रिलेशन कह रहा है। बार बार आ रहा है रिलेशन, तो रिलेशन क्या कह रहा है ध्यान देंगे। क्या रिलेशन बोल रहा है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या रिलेशन हो सकता है। इसका रिलेशन क्या हो सकता है, चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान देंगे, मान लीजिए कि हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है। मान लीजिए हमारे पास ये रिएक्शन है N2 गैस प्लस H2 गैस NO3। ठीक है, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। हमारे पास रिएक्शन है क्या कि नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया किया तो क्या बनाया? अमोनिया। क्लियर बात है कि नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया किया तो अमोनिया रिएक्शन हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या बातें दिख रही है ध्यान देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मास के बेस पे। क्या बात करेंगे? मास के बेस पे। आपको पता है कि ये रिएक्शंस में जो भाग लेते हैं उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और रिएक्शन के बाद जो चीज बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। बात सही है ना? रासायनिक क्रिया में जो सब्सटेंस भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। तो हम लोग क्या करना है? क्वांटिटिव रिलेशन दिखाना है, इनके मात्रा का संबंध दिखाना है कि कितना मात्रा में रिएक्टेंट होगा तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना प्रोडक्ट होगा कितना रिएक्टेंट बनेगा। ठीक है, ध्यान देंगे। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होता है। तो अगर मास की बात करें तो 14 गुणे 2 यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन। कितना? 28 ग्राम नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। तो 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 तो 2 हो गया, और इसमें बगल में 3 से गुणा भी है तो 3 गुना कितना आएगा? 6 ग्राम H2।
ठीक है, कितना हो गया 6 ग्राम H2 हो गया। दो बगल में है, नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का 1 × 3 कितना हो जाएगा 2 × 14 3 कितना आएगा 17, कितना हो गया 34 ग्राम NH3। पहला रिलेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए रिलेशन नंबर 1 R1। रिलेशन नंबर 1 क्या दिख रहा है, रिलेशन नंबर 1 ये दिख रहा है कि इस केमिकल रिएक्शंस में 28 ग्राम नाइट्रोजन अगर 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, मिलता है, तो 34 ग्राम अमोनिया बनाता है। ठीक है, पहला रिलेशन कि अगर 28 ग्राम हमको नाइट्रोजन है और आपको 34 ग्राम अमोनिया बनाना है तो 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। अगर आपके पास 6 ग्राम हाइड्रोजन है और 34 ग्राम अमोनिया तैयार करना है तो 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। क्लियर बात मेरे, ये रिलेशन है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन के बीच अगर रिएक्शन कराते हैं तो 34 ग्राम अमोनिया बनेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो रिलेशन नंबर 1 में क्या दिख रहा है, इनके मास का रिलेशन है। रिलेशन नंबर 2 में देखेंगे, रिलेशन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा। रिलेशन नंबर 2, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, अकेला है। नाइट्रोजन क्या है, अकेला है। यहाँ पर बीच में क्या छुपा है 1, यानी 1 मोल N2 क्या हो गया 1 मोल N2। इसके बगल में क्या है, हाइड्रोजन के बगल में क्या है 3, इसका मतलब क्या 3 मोल H2, कितना हुआ 3 मोल H2। रिलेशंस यहाँ पे क्या बगल में 2 छिपा है तो 2 मोल NH3। दूसरा रिलेशन, दूसरा रिलेशन में क्या दिख रहा है कि अगर हम लोग 1 मोल N2 और 3 मोल H2 को मिलाते हैं तो 2 मोल अमोनिया बनेगा। दूसरा रिलेशन कि अगर हम लोग 1 मोल नाइट्रोजन गैस 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, 2 मोल अमोनिया गैस मिलेगा। 2 मोल अमोनिया गैस मिलेगा। ये रिलेशन किस पर हो गया, मोल पर। यह रिलेशन किस पर हो गया, मोल पर। ठीक है, अगर इसी चीज को रिलेशन नंबर 3 के रूप में क्या दिखा सकते हैं, क्या संबंध है सब में, तो ध्यान देंगे ये अकेला है, यह अकेला है ना, यह है एक आयतन 1, एक आयतन N2, 1 वॉल्यूम N2, अकेला है तो 1 वॉल्यूम N2। ये कितना है, H2 के बगल में 3 है तो 3 वॉल्यूम H2, 3 वॉल्यूम H2। यहाँ क्या छिपा है 2, ये हो जाएगा 2 वॉल्यूम NH3 बनेगा। यानी एक आयतन N2 नाइट्रोजन गैस और 3 आयतन हाइड्रोजन गैस को मिलाएंगे तो आपको 2 आयतन NH3 बनेगा। या 3 वॉल्यूम आपके पास H2 है, 3 आयतन आपके पास H2 है और 2 मोल NH3 बनाना चाहते हैं तो कितना चाहिए आपको, N2 एक आयतन चाहिए। यह रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन बताया, इस पर न्यूमेरिकल्स अलग होता है, अभी हम कंडीशन बता रहे हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये भी कंडीशन बता रहे हैं कि अगर आप क्वेश्चन में क्या क्या दे तो क्या क्या आप निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं मैंने आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाया था कि अगर कोई गैस 1 मोल का है, अगर कोई गैस 1 मोल का है तो कितना आयतन होता है, तो 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर। मैंने बताया था कि अगर कोई गैस 1 मोल का है तो उसमें आयतन कितना होगा, 22.4, यानी एक आयतन मतलब हो गया 22.4 लीटर N2। 3 आयतन मतलब 3 गुणे 22.4 लीटर H2 और ये 2 है तो 2 गुणे 22.4 लीटर NH3 बनेगा। ठीक है,
22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस, 3 गुणे 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस, तो 2 गुणे 22.4 लीटर अमोनिया गैस बनेगा। क्लियर। अब ध्यान देंगे, अब इसी रिलेशन को हम लोग, ये कौन सा रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गया R4। अब इसी रिलेशन को R5 में हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी रिलेशन को हम लोग नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर बेस कर सकते हैं। नंबर ऑफ कितने मोलिक्यूल्स, कितने अणु चाहिए तो कितना अणु अमोनिया बनेगा। तो चूंकि अकेला है, 1 मोल है, तो 1 मोल में कितने अणु होता है जी, तो 6.022 10 के पावर 23 अणु N2 चाहिए। ठीक है, इसमें कितना आया, 3 गुणे 6.022 10 के पावर 23 अणु H2 चाहिए। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 गुणा 6.022 10 के पावर 23 अणु NH3 बनेगा। ठीक है, यहां पर क्या दिख रहा है कि इतना अणु अगर नाइट्रोजन गैस और 3 गुणे 6.10 के पावर 23 अणु हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर गए तो 2 गुणे 6.10 के पावर 23 अणु अमोनिया गैस प्राप्त होगा। यानी कि एक स्टोइकियोमेट्री से इतने तरह का रिलेशन आप निकाल सकते हैं, और इतने तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में मास पूछ दे, हो सकता है आपको क्वेश्चन में मोल पूछ दे, हो सकता है आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछ दे, हो सकता है आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ दे, नंबर ऑफ एटम्स पूछ सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ सकता है। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री किसी भी केमिकल रिएक्शंस में क्या करता है, इतने सारी चीजों को क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मात्रात्मक संबंध को बताता है। कौन, स्टोइकियोमेट्री। क्या बताता है, स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, कि कैसे न्यूमेरिकल्स देगा और कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। साफ नहीं दिख रहा है, हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे होगा। फाइव जी मोबाइल, हाँ 5G मोबाइल है, नेटवर्क स्लो है। अब क्वेश्चन जो है आपको दे सकता है, ध्यान देंगे किसी भी स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन से पूछेगा उसका रिएक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी चीज पूछेगा उसका रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन जैसे देखिए, मान लिया हमने दिया, हमने क्वेश्चन लिखा कि 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना है। 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर कितना ग्राम CaO प्राप्त होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया कि 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो कितना ग्राम CaO प्राप्त होगा, क्वेश्चन से। यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, पहला स्टेप यही है कि अगर कोई भी स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन से, उसमें अगर कोई अमाउंट से संबंधित या कुछ भी पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका रिएक्शन लिखेंगे। क्या करेंगे, रिएक्शन लिख देंगे। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने का मतलब रिएक्शन कैसे होता है इसका, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और ये हो गया हीट, गर्म कर दिए, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है,
इतना क्लियर हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा स्टेप में क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस कर देना है। रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है, संतुलित कर देना है। CaCO3 हो गया, ये हीट कर दिया गया है तो बना CaO प्लस CO2। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, संतुलित करना है। दूसरी स्टेप में रिएक्शन को संतुलित करना है। तो ये रिएक्शन बैलेंस पहले से है, रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा तो रिएक्शन को बैलेंस कर देना है। तो रिएक्शन बैलेंस पहले से है तो बैलेंस हम नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा स्टेप में देखेंगे क्वेश्चन का रिलेशन किससे है। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर दे रहा है और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है। क्वेश्चन में इतना ही है, क्वेश्चन में इतना ही है और पूछा भी है तो CaO का। तो हमको किससे मतलब है, बस इन दोनों से मतलब है, CaCO3 और CaO से मतलब, बाकी कुछ भी बना उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि वह क्वेश्चन सवाल में पूछा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब इसमें कुछ पूछा है नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई मान इसे पूछा नहीं, तो उससे कोई मतलब हम लोग नहीं है। तो जिससे पूछा है, जो क्वेश्चन में दिख रहा है उससे मतलब है। तो पहले इसका क्या करेंगे, हम लोग मास निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम ऑक्साइड है, दोनों को चीज पूछ रहा है तो पहले से क्या करें, मास निकालेंगे। कैल्शियम का मास कितना आ जाएगा 40, कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16 × 3, 40 + 12 + 48 कितना आ जाएगा 100 ग्राम। कितना आ गया 100 ग्राम। फिर इसका हम लोग निकाल कर रख लेंगे। कैल्शियम का 40 एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, और ऑक्सीजन का 16 कितना आ जाएगा 56 ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट और CaO ही दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जा रहा है, अगर 100 ग्राम हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए हैं तो कितना मिला है 56 ग्राम। यहाँ पर CaO दिख रहा है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया है तो 56 ग्राम CaO बना हुआ है। इसलिए 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 56/100। इसलिए क्वेश्चन में कितना ग्राम बोला है, 5 ग्राम को हीट करना है, इसलिए 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या मिलने वाला है 56/100 × 5, ठीक है। 56/100 × 5, 5 × 30 और 5 × 25, 25 × 3 28, 280 बटा 100 हो जाएगा 2.8 ग्राम। कितना मिलेगा 2.8 ग्राम। क्लियर, कितना मिला 2.8 ग्राम। यानी कि 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो 2.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, प्राप्त होगा, ठीक है। तो एक स्टेप ये हो गया, इस स्टेप से ही हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे।
ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 22 ग्राम कार्बन 22 ग्राम कार्बन को जलाने पर बाईस ग्राम कार्बन को जलाने पर कितना ग्राम CO2 प्राप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 22 ग्राम अगर हम कार्बन को बर्निंग करते हैं, 22 ग्राम कार्बन को बर्न्स करते हैं तो कितना CO2 बनेगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। चलिए, तो पहले हमने क्या बोला था, पहला स्टेप में हमने बोला था कि अगर रिएक्शंस पहले लिखेंगे तो कार्बन को जलाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शंस। कार्बन को जलाना है, किसी भी चीज को जलाना है, किसके साथ रिएक्शंस, ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन को हम जला रहे हैं तो पहला तो रिएक्शन ये होगा कि C+O2 एरो CO2, ये हो गया। कार्बन को हम जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो पहला रिएक्शन ये हो गया पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में क्या देखना है, इसको बैलेंस करना है, संतुलित करना है। ये रिएक्शंस बैलेंस है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो, बैलेंस भी है। तीसरा स्टेप में क्या करना है, क्वेश्चन का रिलेशन कार्बन से है और CO2 से है। क्वेश्चन में जो पूछा है वो किससे रिलेशन है, कार्बन से और CO2 से। तो कार्बन का मास हम लोग निकाल देंगे, कार्बन एटॉमिक मास कितना होता है 12 ग्राम, और CO2 का मास, मोलिकुलर मास, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, 12 प्लस 32 कितना आ गया 44 ग्राम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब लगाएंगे हम लोग एक एक नियम। तो 12 ग्राम हम लोग जब कार्बन को जलाते हैं, 12 ग्राम यहाँ पर दिख रहा है, 12 ग्राम जब कार्बन को जलाते हैं तो कितना ग्राम मिला गया है, 44 ग्राम CO2 बनता है। ठीक है, 44 ग्राम, इसलिए कितना ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम हो तो 44 बट्टा कितना हो जाएगा 12, इसलिए कितना ग्राम पूछा है, तो 22 ग्राम पूछा है। इसलिए 22 ग्राम अगर कार्बन को हम लोग जलाते हैं तो क्या आ जाएगा 44 बट्टा 12 इंटू 22। ठीक है, बना लेंगे, 6 दूना 12, 22 दूना 44, 3 दूना 6, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22 तो 23 बट्टा 3, 3 सते 21, कितना बचा 2, फिर 3 सते 21, बचा कितना 1, 3 3 के 9, लगभग इतना ग्राम। 3 सते 21, हाथ में है 2, फिर 3 सते 21 और बचा 1, 3 3 के 9। ठीक है, लगभग इतना ग्राम हो गया, 77.3 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्री को सॉल्व करते हैं। एक ही क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, स्टोइकियोमेट्री पर बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, तो सबको हम लोग को क्या करना है, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, ये भी आपने देखा। लेकिन ध्यान देंगे स्टोइकियोमेट्री पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एक क्लास में तो खत्म नहीं होगा। अलग अलग तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको स्टोइकियोमेट्री से रहते हैं, और अलग अलग तरीके से स्टोइकियोमेट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मास के बेस पे, मोल के बेस पे, वॉल्यूम के बेस पे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस के बेस पे। ठीक है, तो हम लोग